भाभी, मैंने काम ही ऐसा किया है जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी इंसानियत की खातिर मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। भाभी, कुछ करिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हर्षद की हालत बहुत ख़राब है, मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ। बच्चे घर पर अकेले हैं और मैं अस्पताल में। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, घर पर बच्चों को देखूँ कि अस्पताल में हर्षद को। फ़ोन पर रश्मि का बिलखता हुआ स्वर सुनकर मनोनीता एक बार पिघल गई, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला। पुरानी कड़वी यादें एक एक करके नश्तर की तरह घाव को कुरेदने लग गई। मनोनीता ने सब बातों को सिर से झटक कर कहा, तुम्हारे देवर नंद कहाँ है रश्मि? अभी तो उन्हें तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर होना चाहिए। कहने को तो कह गई वह, लेकिन उसके अपने ही स्वर की कड़वाहट खुद के कानों में कहीं चुभ गई। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। आपका गुस्सा गुस्सा वाजिब है भाभी। मैंने काम ही ऐसा किया है जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी इंसानियत की खातिर मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए और मुझे सहारा दे दीजिए भाभी। उधर से रश्मि विहल स्वर में गिड़गिड़ाई, मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। ठीक है, शाम को रवि के आने पर हम लोग आते हैं। आगे किसी भी तरह की बातचीत की गुंजाइश पर पूर्ण विराम लगाते हुए मनोनीता ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सिर बहुत भारी हो गया था। वह किचन में जाकर चाय बना लाई और सोफे पर बैठ गई। बाहर अत्यधिक उमस थी। भरी दोपहर में ही बदली छाई थी। हवा बिल्कुल बंद थी। पेड़ों के पत्ते चित्रों की भांति स्थिर थे। उसने उठकर पंखा चला दिया। चाय के कप से उठती भाप के साथ अतीत के गर्भ से यादों के रेसे उठकर उसे चारों ओर से लपेटने लगे। 16 साल हो गए मनोनीता को शादी होकर इस परिवार में आए। तब रश्मि, उसकी नंद रवि की छोटी बहन, कॉलेज के पहले वर्ष में ही पढ़ रही थी। मनोनीता ने सदा उसे रवि की नहीं वरन अपनी छोटी बहन समझा और वैसा ही स्नेह प्यार दिया। लेकिन स्नेह का प्रत्युत्तर हमेशा ही सिर्फ स्नेह नहीं होता, कभी कभी विपरीत भी होता है। बहुत जल्दी ही मनोनीता को रश्मि के व्यवहार से यह बात समझ में आ गई थी। उसने चुपचाप अपने स्नेह के धागों को एक एक कर समेट लिया और बस अपना कर्तव्य अपने घर परिवार के प्रति पूरी निष्ठा से निभाती रही। मनोनीता अपनी दाम्पत्य राह पर शांति से चल रही थी, मगर रश्मि को वो भी मंजूर नहीं था। वह बेवजह आकर उसकी राह में कांटे बिछाती रहती। रश्मि के घर में सास ससुर ने मिलकर मनोनीता के खिलाफ एक खेमा तैयार कर लिया था, जिसकी कर्ता धर्ता रश्मि ही थी। वहीं जब तब सास ससुर को मनोनीता के खिलाफ भड़काती रहती। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो खुद तो अपनी सीधी राह चलते नहीं हैं और दूसरे को भी नहीं चलने देते। 6 बरस बाद जब रश्मि की शादी हो गई तब मनोनीता को थोड़ा चैन मिला, नहीं तो हर दिन नया नाटक होता रहता था घर में। इस बीच मनोनीता 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, तो वह अपने कर्तव्य निभाकर अपना ध्यान अपने बच्चों में लगाए रखती। विवाह के बाद भी तो रश्मि ने उसे कभी पूरी तरह चैन नहीं लेने दिया। कभी भी आधमकती और कलह के बीज बोकर चली जाती। मनोनीता का मन बहुत खट्टा हो गया था, लेकिन फिर भी चुपचाप घर की इज्जत को ढकने के लिए सब सहती रहती। हद तो तब हो गई जब रश्मि ने अपनी नंद और देवर के कहने में आकर घर, जेवर और बैंक में जमा ससुर जी का सारा रुपया हथिया लिया। मनोनीता को अपने पति, बच्चों और सास ससुर के साथ किराए के मकान में जाना पड़ गया। रश्मि के देवर और नंद के पति के लक्षण अच्छे नहीं थे। बुरी सोहबत में उठना बैठना था। अपने परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए उसने सारा पैसा, जेवर, घर सब देना मंजूर कर लिया। वैसे भी उसे रवि की कमाई में ही संतोष था। सास ससुर के पैसे और घर में उसकी रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। 8 बरस पहले जब उसके सास ससुर का देहांत हो गया तब उसने रश्मि से अपने सारे रिश्ते और संपर्क तोड़ लिए। अब वह अपने पति, बच्चों के साथ खुश रहना चाहती थी। बस इतने साल सुख से निकल गए, मगर आज रश्मि के फोन ने पुराने घाव फिर हरे कर दिए। बच्चे स्कूल से लौटे तब उसका ध्यान रश्मि से हटा। बच्चों को खाना खिलाकर वह पास ही रहने वाली शैलजा जी के यहाँ चली गई। शैलजा जी की माँ बहुत ही परिपक्व, परिष्कृत सोच रखने वाली महिला थी। मनोनीता का मन जब भी भारी होता वह उनसे मिलने चली जाती। उनके पास थोड़ी ही देर बैठकर बातें करने पर मन हल्का हो जाता, सारा तनाव छुमंतर हो जाता। अब माँ जी ही उसे भावनाओं के भंवर से बाहर निकाल सकती है। माँ जी उसे देखते ही बहुत खुश हो गई। बड़े प्यार से उन्होंने उसे बिठाया। उनका स्नेह पाते ही उसकी आंखें भीग गई। उसने सारी बातें माँ जी को कह सुनाई।
और अपने दिलो दिमाग की लड़ाई भी। माँ जी धैर्य से सारी बातें सुनती रही। जब मनोनीता की बात पूरी हो गई तो बड़े परिपक्व ढंग से उन्होंने उसे समझाना शुरू किया। धरती अपने सीने पर सबका बोझ सहती है, हर अत्याचार सहती है, लेकिन फिर भी किसी को दुत्कारती नहीं है। चींटी से लेकर हाथी तक सब जीवों को आश्रय देती है, पोषण देती है। आज तक पापी से घोर पापी मनुष्य तक को धरती ने कभी ये नहीं कहा कि मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हारा बोझ नहीं सह सकती। इतनी विशाल हृदय है धरती, इतनी महानतम है। उसका महत्व ऐसा है कि कोई भी जीव धरती के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकता। धरती बनो धरती। माँ जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। मनोनीता उन्हें प्रणाम करके घर आ गई। बदली छट चुकी थी, धीमी धीमी हवा चल रही थी। घर आकर उसने रवि को फोन लगाया और सारी बातों की जानकारी देकर जल्दी घर आने को कहा। रवि घर आ गए तो मनोनीता ने दोनों बच्चों को सब कुछ समझाया और रवि के साथ अस्पताल चली गई। रश्मि उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और बार बार अपने किए की माफी मांगती रही। मनोनीता ने उसे तसल्ली दी। हर्षद का एक्सीडेंट हुआ था, सिर और पीठ में गंभीर चोटें आई थी। रवि तुरंत जाकर डॉक्टरों से बात करके ऑपरेशन की सारी औपचारिकताएं पूरी करके पैसा जमा कर आया। हर्ष का व्यवस्थित इलाज शुरू हो गया। रश्मि ने बताया कि उसके नंद देवर ने पैसे की खातिर उसे भड़काया और वो उनकी बातों में आकर अंधी हो गई थी। अपना भला बुरा कुछ सोच नहीं पाई, लेकिन नंद देवर ने तभी कई साल पहले ही रश्मि की सारी जमा पूंजी हड़प ली और उनसे नाता तोड़ लिया। इस संसार में अब उनका कोई नहीं है। उसने मनोनीता के साथ जो भी बुरा किया, भगवान ने उसकी सजा उसे दे दी। रश्मि की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, स्वर में सच्चाई झलक रही थी। मनोनीता ने उसे आश्वासन दिया कि वह चिंता न करे, अब वह आ गई है, सब संभाल लेगी, बच्चों को अपने घर ले जाएगी। रश्मि ने झुककर उसके पैर छू लिए और अपने बड़े भाई से माफी मांगी। रवि ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। मनोनीता प्यार से मुस्कुरा दी। धरती होने में कितना बड़प्पन और सुख है। मन, जीवन और परिवार धरती सा हरियाला और खुशहाल हो गया।